अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। निशांत को फांसी दो, फांसी दो, निशांत को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केस लौटते वैसे ही उकील ओके धोरे मारो। एक काला कोट, हमारा फरमान नहीं सुना क्या? जो भी वकील उस हत्यारे पति का केस लेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो मारो। कानून को हाथ मत दीजिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता क्या? हमने पहले ही कहा था जो भी वकील उस मर्डरर हस्बैंड का केस लेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। माफ कर दीजिए, मैं ये केस छोड़ रहा हूँ। मैं आगे से कभी भी ऐसे केस को हाथ नहीं लगाना। उंगली भी नहीं लगाऊंगा। मैं नाराज हूँ। मल्लिकपुर महिला संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकापुर महिला संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आप कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं? वहाँ बाहर एक वकील बेचारा पिट रहा है और यहाँ अंदर बैठ के थाने में आप लोग ताश पीट रहे हैं। ये तो समस्या बाहर वालों का, खासकर ये मुंबई रहने वालों का, जहाँ से आप पधारे हैं पाठक बाबू। अरे बाहर इतना कुछ हो रहा है, सबका जिम्मेदारी क्या हम लेंगे? जिसका प्रॉब्लम है वो अंदर आएगा, हम कहाँ भागते फिरेंगे? हाँ, इसीलिए तो आपको सरकार वेतन दे रही है थाने में बैठकर ताश खेलने के लिए। फिर जो भी हो, मेरे मोहक्किल दिगंबर बनर्जी, हाई कोर्ट से उनका बेल ऑर्डर, रिहा करिए उन्हें। मिस्टर पाठक, मुझे भी आप यहां से निकाल सकते हैं। चुप, तुमको भगवान भी बाहर नहीं कर सकता है। अरे अपना न्यूली मैरिड वाइफ का मर्डर किया है, इसी को तो फांसी पे लटकाने के लिए बात चर्चा मीठी हो रहा है। सर मैंने आशी को नहीं मारा सर। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज सर। लेडी, ऐसी गलती मत करना। वो देखा था ना बाहर वकील को कैसे मार मारा। अगर आप तुम भी इसकी बात सुनोगे ना तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। सर मैंने आपके बारे में काफी पढ़ा अखबारों में सर, आप सबको न्याय दिलाते हैं। शायद भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा। सर प्लीज हेल्प मी सर। ये जाओ, ये जाओ। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज एक बार। बोलो दिशा, क्या बोलना चाहते हैं तुम? सर अभी कुछ दिन हुए मेरी शादी को, बस 10 दिन। सर मैं आपको फर्स्ट डे से बताता हूँ। शादी पूरी करके आशी को लेकर अपने घर पहुंचा। उल्टा पैर? अरे बाप रे, उल्टे पांव तो प्रेतनी के होते हैं। तू चुप कर, तेरे घर पे कोई बहू ब्याह कर नहीं आई है ना, इसीलिए तू ये मनहूस बातें कर रही है। चल बहू तू अंदर चल।
सोने जा रहा हूं मैं। और वैसे भी ये फालतू की रिचुअल से मैं थक गया हूं। लाइट बंद कर लेना, मैं सोने जा रहा हूं। चले जाओ मेरे देवो, चले जाओ, चले जाओ। यहां से मुझे सच में लगने लगा कि आशी के साथ कुछ रॉन्ग है, समथिंग अबनॉर्मल। सर, इसके बारे में मैंने अपनी फैमिली को भी बताया। क्यों? ऐसा क्या था आशी के व्यवहार में? कभी कभी बैठे बैठे তোমার পছন্দ তো? আমার চাই, ঠিক আছে। আর আমি হলুদ শাড়িটা আমি পরবো। এক্ষুনি যে একটা ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लड़की, तू अपना ये पागलपन बंद कर रही है? नहीं नहीं। बता, बता कौन है तू और क्यों आई है इस घर में? कौन? कौन? इसका खून चाहिए तुझे? तेरा। इसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। आज मैं जाके शमशान में हवन करता हूं और पता करता हूं ये कौन सी दुष्ट आत्मा है। और हाँ, आने वाले 7 दिन बहुत भारी हैं इस पे। भूत प्रेत आत्मा, इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था उससे मेरी सोच बदल रही थी। आशी की मृत्यु हुई कैसे? सर, तांत्रिक जिस दिन आया था उसके तीसरे दिन मैं टेरेस पे अकेला सो रहा था, तो आशी नीचे वाले कमरे में। आशी, आशी, माँ, बाबा, बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा, आशी ने ऐसे जम मार दिया। क्या?
लेकिन आशी यहाँ पे तो है नहीं। अगर राशि है तो छत से कौन कूदी थी? आशी, आशी, माँ तो कुछ भी नहीं बोल रही। अरे ये तो मर चुकी है। सर, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वो छत से कूदने वाली औरत कौन थी। वो जो भी थी, सर मुझे लगता है आशी को उसी ने मारा। तुम्हारा बीवी का गले में फिंगरप्रिंट तुम्हारा, नाखून तुम्हारा, और तुम कहते हो किसी और ने किया। सर ये ओपन एंड शट केस है, आपने भूल করছেন, বড্ড भूल। सर नहीं, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर कोई भी वकील मेरा केस नहीं लेना चाहता सर। एक हिम्मत करके आया था, वो भी पिट गया। सर ऐसे में आप मेरी आखिरी उम्मीद है। केडी तुम किधर स्टक हो गया? हम लोग पैकिंग करके तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सर ये बैठने का वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सर लेट्स गो। अब पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। What do you mean, केडी? तुम्हारा ये क्लाइंट को तो बेल मिल गया है। लेकिन एक नई समस्या, एक नया क्लाइंट खड़ा हो गया। सर कौन? वो दिशांत दत्ता नाम का है। वो वर्तमान का लड़के के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो तुम, जिसने अपनी वाइफ को मार डाला? अभी अभी मैंने टीवी न्यूज पर देखा था। हाँ ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप लगाया है उस पर। कितना सत्य है और कितनी मिथ्या, ये हमें खोजना है। अरे जोग साहब, क्या हाल है आपके? मिस्टर पाठक, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गुड टू सी यू। सो गुड टू सी यू। मैं तो केस के लिए हूँ, आप कहाँ गायब थे? लगता है भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। हेडलाइंस होनी चाहिए, मिस्टर केडी पाठक ऑन टूर ऑफ इंडिया। हर भारतीय को भारत के हर कोने से परिचित होना चाहिए। वैसे ये जो आपका स्टाइल है, जेब में हाथ डाल के बात करने का, मेरा ये ट्रेडमार्क स्टाइल है, अच्छा नहीं लगता है? बहुत बढ़िया लगता है जोग साहब। सनी देओल साहब की याद दिलाता है मुझे। तो अब क्या है, विश्व में सब कुछ अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो क्यों ना आप भी अपनी स्टाइल को थोड़ा अपडेट अपग्रेड कर लें। जो राइट हैंड अपने राइट जेब में डाली हुई है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट जेब में डाली हुई है, क्यों ना राइट हैंड को लेफ्ट जेब में डाले, लेफ्ट हैंड को राइट जेब में डाले, बिना हाथ क्रॉस किए हुए। करके देखिए। राइट हैंड को लेफ्ट जेब में, इजी है। लेफ्ट हैंड को राइट जेब में, वो तो ये तो हाथ क्रॉस हो रहे हैं। योर ऑनर, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस महिला को दिशांत ने छत से कूदते हुए देखा, वो महिला कौन थी? कोई नहीं थी माय लॉर्ड, कोई महिला नहीं थी वहां पे। झूठ बोल रहा है इनका मुवक्किल। ये तो पाठक साहब के मुवक्किल की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। उस रात उस छत पर कोई महिला नहीं थी। अगर कोई था तो वो था दिशांत, जिसने अपनी पत्नी की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। इससे पहले कि आप मुझसे वजह पूछें, मैं अदालत के सामने दिशांत का एक राज खोलना चाहता हूं। इजाजत है? दिशांत, ये फोटो में लड़की कौन है, पहचानते हो? ये करिश्मा की तस्वीर आपको कहां से मिली? भाई, हम यहाँ धूप में बाल सफेद करने नहीं आए। वैसे अदालत के सामने मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया।
माय लॉर्ड, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि ये तस्वीर करिश्मा नाम की लड़की की है। करिश्मा और दिशांत कोलकाता में एक ही फर्म में काम करते थे, दोनों में प्यार हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। करिश्मा नॉन बंगाली फैमिली से थी। दिशांत के घर वालों ने इस रिश्ते को अपोज किया और जबरदस्ती दिशांत की शादी गांव की एक लड़की आशी से करवा दी। दिशांत शादी के पहले दिन से ही इस रिश्ते से नाखुश था और इसी वजह से दिशांत ने एक दिन मौका पाकर अपनी पत्नी आशी की गला दबाकर हत्या कर दी। बोलो, मैं सही कह रहा हूं? हाँ, मैं अपनी शादी से खुश नहीं था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी वाइफ की जान ले लूंगा। मैं जानता था तुम यही दलील पेश करोगे। इनकी इस दलील को काटने के लिए मैं अपने सबसे पहले गवाह को यहाँ बुलाना चाहूंगा। विद योर परमिशन, विद्या जी को कटहरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। विद्या जी, आप दिशांत के पड़ोस में रहते हैं, प्लीज अदालत को ये बताइए ना कि उस दिन आपने फोन पर दिशांत को क्या बात करते सुना? जज साहब, जिस रात आशी का कत्ल हुआ उसी शाम को मैंने बाड़ी में दिशांत को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। यार, उसका गवार बना बढ़ता ही जा रहा है। मैं उसका गवार बना और नहीं चल सकता। ये कभी तो मन करता है उस देहाती आशी का गला दबा, और कसम से आज रात को उसका गला दबा ही डालूंगा। और योर ऑनर, एग्जैक्टली वही दिशांत ने किया। अपनी पत्नी आशी की गला दबाकर बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है माय लॉर्ड। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशांत के हाथ पर जो खरोंच के निशान बने वो आशी के नाखूनों से ही बने। यानी कि जब दिशांत बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी आशी का गला दबा रहा था तो उस बेचारी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने नाखून इसके हाथों में गाड़ दिए। क्या अब भी इसके बाद अदालत को किसी सबूत की जरूरत है ये बताने के लिए कि दिशांत ही अपनी पत्नी का हत्यारा है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं जोग साहब की बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल के हाथों पर आशीष जी के नाखूनों के निशान पाए गए। ये भी मानता हूं कि आशीष जी के गर्दन पर दिशांत की उंगलियों के निशान पाए गए, किंतु परिस्थिति कुछ और थी। योर ऑनर, दिशांत जरा समझाइए जज साहब को। जी सर, मैं उस दिन आशीष से बात करने उसके कमरे में गया था। आशी, देखो तुम्हारे व्यवहार से सबको डर लग रहा है। तुम्हें हो क्या है? कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर को। कुछ सुना तुमने? क्या? वो यही है। कौन ये? यही है। आशी, आशी, मेरे देवो! सब कहानी है माय लॉर्ड, सब कहानी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। योर ऑनर, मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि कहानी है क्या, क्योंकि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई, इनके हाथों पर जो खरोंच के निशान है उसकी जांच हो, किंतु पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है। योर ऑनर, इसके पीछे क्या कारण है? इंस्पेक्टर बॉस, अदालत इस सवाल का जवाब आपसे चाहती है। मिलॉर्ड, हमें थाने में किसी ने फोन करके बताया था कि सुकुमार जी की नवविवाहित बहू मर चुकी है और चुपके से उसको जलाया जा रहा है। मिलॉर्ड, इसके बाद मैं फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पर गया, बॉडी को कब्जे में लिया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। तो जब आपने पोस्टमार्टम के लिए आशीष जी के मृत शरीर को अस्पताल भेजा तो पोस्टमार्टम अब तक हुआ क्यों नहीं? ये तो सुकुमार जी बताएंगे। अस्पताल में यही गए थे। कोलकाता से किसी बड़े मंत्री से इन्होंने फोन करवाया था और बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के वापस ले आए थे। योर ऑनर, मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि शरीर के साथ चीर-फाड़ करना ठीक बात नहीं है। मैं अपने बहू के शरीर को इससे बचाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं चाहता था। अपनी जान पहचान का आपने फायदा उठाया और आशी के मृत शरीर को अस्पताल से आप वापस ले गए। योर ऑनर, संभवतः
तो कुमार जी नहीं चाहते थे कि आशी जी का पोस्टमार्टम हो और उसके द्वारा उनकी मृत्यु का असल कारण सबके सामने आए। क्यों ठीक कह रहा हूं मैं? आप किस सच की बातें कर रहे हैं? योर ऑनर, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आशी जी के पिताजी मित्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत। मित्रा साहब, आपको आपकी सुपुत्री आशी ने अपने ससुराल से फोन करके क्या कहा था, जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। मेरी बच्ची बहुत रो रही थी जज साहब। यहाँ पे सब मुझे कोसते रहते हैं और सासू माँ तो दिन रात दहेज के नाम पे ताना मारती रहती है। कहती है कि दहेज में ठेंगा लेकर आई है। दुनिया में सबसे गरीब बाप इसी का है। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? जज साहब, थोड़ी बहुत भूल चूक में आशी को मैंने कभी कुछ कहा होगा, पर दहेज के लिए उसकी जान लेंगे, इस तरह के संस्कार नहीं है हमारे। किंतु आशी ने अपने पिता से आपके बारे में जो कहा था वो बात। देखिए, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, बदनामी का। ना तो मैं या मेरे परिवार में से कोई आशी के मौत का जिम्मेदार नहीं है। उसकी जान तो किसी और ने ही ली थी। ऑर्डर ऑर्डर। जान किसी और ने ली है, इससे क्या अर्थ है? उसकी लाश के पास एक चुनरी मिली थी। तो चुनरी, ये चुनरी क्या विशेष है ऐसा इस चुनरी? दीजिए। विद्या, कुछ याद आया तुम्हें? अरे बाबा, ये चुनरी तो मैंने राधा के लिए। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Who is this राधा? ये राधा कहाँ से बीच में आके टपक खड़ी है? राधा विद्या की बहू थी, जो 4 साल पहले मर चुकी थी। पर रत्ना, ये चुनरी तो राधा की चिता के साथ जल चुकी थी, फिर वापस। वही तो मैं कह रही हूँ ना जज साहब, राधा की चुनरी का मिलना यानी राधा के भूत ने ही आशी को मारा है। योर ऑनर, अब ये केस भोपाल से नेपाल जा रहा है। अदालत में भूत प्रेत की बात कहां से आ गई? योर ऑनर, किसी स्वर्गवासी व्यक्ति का भूत आकर, प्रेत आकर किसी की हत्या कर दे, ये बात तो न मैं मानूंगा ना अदालत। किंतु योर ऑनर, कोई न कोई तो रहस्य है। रहस्य है उस महिला के पीछे जिसे मेरे मुवक्किल ने छत से कूदते हुए देखा। वो राधा ही थी पाठक साहब, तभी तो वो गायब हो गई। वरना दूसरी कोई साधारण औरत होती तो उसका हाथ पैर टूट जाता, वो जख्मी हो जाती, या फिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती, पर किसी का निशान नहीं मिला। तो कुमार जी, आप ही तो गए थे नीचे उठाने। हाँ, मैं गया था और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो राधा ही थी। विद्या बहन, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि राधा ने मरते वक्त आपसे क्या कहा था? जरूर वापस आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी की आह लगी है इस गांव को और मेरे घर को। खा गई वो मेरी बहू को। ये सारी बातें तो ठीक है, किंतु आप ये तो बताइए कि गांव वालों ने मारा क्यों राधा? वाह पाठक साहब वाह, सीधे सीधे अपने क्लाइंट को नहीं बचा सकते हैं तो पाठक साहब ने भी अब इनकी कहानी में इनका साथ देना शुरू कर दिया। इस हत्या का आरोप किसी भूत प्रेत के नाम पर बिल फाड़ना शुरू कर दिया। योर ऑनर, जोग साहब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों उत्सुक हूँ राधा की कहानी जानने के लिए। संभव है कि उस कहानी के साथ इस केस की कोई कड़ी जुड़ी हो।
ये विद्या से बेहतर और कौन बता सकता है। राधा तो तुम्हारे सपने में भी आती है ना विद्या। मेरा बड़ा बेटा देवाशीष, उसकी 4 साल पहले शादी हुई राधा से। जब उसकी विदाई करके गांव ला रहा था तब डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। 1 महीना बीत गया, दोनों वापस गांव नहीं लौटे। सबको लगा वो मर गए और देवाशीष और राधा का गांव वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद एक दिन अचानक राधा गांव वापस आ गई। दादा ये देवाशीष ठाकुर का घर कहाँ पड़ेगा, बता सकते हैं? कौन? वो देवाशीष जिसे डाकुओं ने उसकी बीबी के साथ मार डाला था, वहाँ पे। नहीं दादा, उसकी बीबी मरी नहीं है, मैं ही हूँ देवाशीष जी की पत्नी। दादा पूरे गांव में हंगामा मच गया, पंचायत भी बिठाई। राधा ने सबको समझाने की कोशिश की कि वो मरी नहीं। डाकुओं के चुंगल से जब भाग रही थी, गड्ढे में गिरी और चोट से उसकी याददाश्त चली गई। कितने दिनों तक वो जंगल में यूं ही छुपती रही और जब उसकी याददाश्त लौट आई तो वो वापस गांव चली आई। लेकिन पंचायत मानने को तैयार नहीं। पंचायत ने कहा जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है वो शास्त्रों के अनुसार मर गई। इंसान नहीं, प्रेतनी है वो। झूठ बोलती, मारो से। लाठियां बरसाए उसे मार डाला। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। तो सब हंसते लो। हाँ, मैं जरूर वापस आऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसा मैं अपने घर की बात बताती हूँ, जब भी मैं अपने छोटे बेटे आशीष की शादी के बारे में बात करती हूँ, मुझे सपना आता है राधा का। मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी और का घर नहीं बसने दूंगी। कान से मार डालूंगी। इसी डर से आज तक मेरा बेटा आशीष कुंवारा है। आपका बेटा आशीष कुंवारा बैठा है, किंतु आपके पड़ोस के घर में नई बहू आई, पड़ोस के घर में खुशियां आई, तो कुछ तो ईर्ष्या पनपी होगी आप में। योर ऑनर, रत्ना जी ने विद्या जी का अपमान भी किया था। तेरे घर पे कोई बहू ब्याह कर नहीं आई है ना, इसीलिए तू ये मनहूस बातें कर रही है। संभावना है कि जब नई बहू आई तो इन्होंने अपनी मृत बहू राधा की कहानी के आड़ में एक योजना बनाई। फिर इन्होंने निशांत को अपनी प्रेमिका से फोन पे वार्तालाप करते सुना। उनकी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का अवसर मिला इन्हें, और ये रात को आशी के कमरे में गई और वहां जाकर इन्होंने आशी का क्या? नहीं, मैं उस रात आशी के कमरे में गई नहीं थी। विचित्र बात है, आप आशीष जी के कक्ष में गई नहीं तो फिर ये कान की बाली, आपके कान की बाली वहां आशीष जी के कक्ष में कैसी आई, कृपया समझाइए प्लीज। हाँ, वो मैं दिन में गई थी वहां पे, तो शायद गिर गई होगी। कम ऑन मिस्टर पाठक, अब क्या मुझे आपको ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि लाश की गर्दन पर जो उंगलियों के निशान हैं वो आपके मुवक्किल दिशांत के हैं। योर ऑनर, मृत आशीष जी की गर्दन पर मेरे मुवक्किल दिशांत की उंगलियों के निशान पाए गए। इस तथ्य के साथ एक और तथ्य है, मेरे मुवक्किल का कथन कि उन्होंने छत पे से एक महिला को कूदते हुए देखा, और वो महिला जिस छत से जिस पेड़ की ओर कूदी थी उस पेड़ की दूसरी ओर विद्या जी का घर है ना? मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इस उम्र में छत से पेड़ पर कूदूंगी और बचूंगी? अरे वो मैं नहीं थी, आप लोग मानते क्यों नहीं कि वो राधा थी?
उसी ने आशीष की जान ली है। मानना होगा नादान। इन पढ़े लिखे मूर्खों के बीच में किस चीज की बहस हो रही? आप कौन हैं? इस तरह केस के बीच में? जज साहब, मैं आपको वही बताना चाहता हूं जो कोई और नहीं बता सकता। आरशी की हत्या का रहस्य। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अब ये कौन ढोंगी बाबा है? सावधान मूर्ख। जज साहब, मैं जितना जानता हूं उतना बताकर इन मूर्खों के बीच में से विदा होना चाहता हूं। जज साहब, भोगा बाबा का हमारे परिवार के साथ पुराना नाता है। दुख विपत्ति में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बात सुन ले। मैं आपसे विनती करती हूँ जज साहब। इजाजत है। जज साहब, मैं आशी से मिलने के लिए उसके घर गया था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आशी को किसी दुष्ट आत्मा ने अपना गुलाम बना लिया है। उसी से आजाद करवाने के लिए मैं हवन कर रहा था कि अचानक तेज आंधी आई और सारी अग्नि को बुझा गई। जज साहब, मैं तुरंत समझ गया कि आशी को उस दुष्ट आत्मा ने अपना शिकार बना लिया। घर पहुंचा तो रत्ना जी ने मुझे सारा कच्चा चिट्ठा समझाया और साथ में वो सुनहरे रंग की चुनरी। ये देख मैं उसी वक्त समझ गया। मैं समझ गया कि आप क्या समझ गए थे और अब हम सबको क्या समझाना चाहते। नादान, मेरी बात सुन। सुनाइए। आज तक कभी सुना नहीं होगा तूने। शाक चुंडी, उसी ने आशी की जान ली है। शाक चुंडी एक हकीकत है जज साहब। हमारे बंगाल में जब किसी नई नवेली दुल्हन की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो शाक चुन्नी के रूप में जन्म लेती है। उसके हाथों में शाक से बनी एक सफेद चूड़ी और साथ में एक कांच से बनी हुई लाल चूड़ी भी होती है जिसे शाक पोला कहते हैं। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी। जज साहब, मुझे याद है उस रात जिस लेडी को मैंने छत से कूदते देखा था, उसने भी ऐसी चूड़ियों का जोड़ा पहन रखा था। तो वो अवश्य के आम के पेड़ पे कूदी होगी। हाँ हाँ। जज साहब, आम का पेड़ शाक चुन्नी का बसेरा होता है और वो अपने जैसे नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती है, जैसे कि राधा की शाक चुन्नी ने आशी को अपना शिकार बनाया। इससे कहानी तक ये बातें सही हो सकती, पर इससे सच कैसे मान ले? जज साहब, अब माने चाहे ना माने, लेकिन ये बात पत्थर की लकीर की तरह सच है। आप चाहे तो लड़की के पिता को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनकी लड़की ने उनके घर में अजीब सा व्यवहार किया था, लेकिन ससुराल में आते ही राधा की शाक चुन्नी उसके शरीर में समा गई। उल्टा पैर, इसीलिए वो प्रेतनी की तरह व्यवहार करने लगी थी। दरअसल एक शाक चुन्नी जो अपने जीवन काल में शारीरिक सुख से वंचित रह जाती है, नई नवेली दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर उस सुख को प्राप्त करना चाहती थी और इसी मंशा से राधा की शाक चुन्नी ने आशी के शरीर में प्रवेश किया। जज साहब, आशी अपने पति से अलग सोती थी और इसी उलझन की वजह से राधा की शाक चुन्नी ने आशी की जान ली। जज साहब, आप मेरे तथ्यों को स्वीकार करें चाहे ना करें, लेकिन मेरी बात को आगे आप मानेंगे। जय बाबा की। योर ऑनर, बाबा जी का कथन तो हमने सुन लिया, किंतु मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि इन बातों में विश्वास करें। सर्वप्रथम तो हमारे संविधान के खिलाफ। जज साहब, मेरा डर सही निकला। शाक चुन्नी उस घर में भी है और इस अदालत में भी। ऑर्डर ऑर्डर। बाबा जी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं?
ये देखिए, जले हुए शाख से बनी हुई चूड़ी। और अब वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। आपको 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 बाबा जी, है? पण है बहुत खूबसूरत। अरे मिस्टर बिलमोरे, ऐसे पहनिए मत, वरना आपके अंदर भूत आ जाएगा शाख चुन्नी का। बिली, तो छेड़िए मत, कल पुलिस स्टेशन में लौटाना है। अरे आपके मुंह में घी शक्कर, बात को पक्का ही समझिए। रत्ना, किससे बातें कर रही? आपको भी मुबारक हो, दिशान की शादी लगभग तय हो गई है। शादी? और इस सिचुएशन में? वो जब से दिशान का केस केडी पाठक लड़ रहे हैं ना, तब से सब लोग कह रहे हैं कि वो जल्द ही छूट जाएगा। केडी कभी केस हारते नहीं है ना, और लड़की कोई पराई नहीं है। वो अपनी रोमा, उसकी छोटी बहन साधना, दोनों बहनें जेठानी देवरानी बनकर रहेंगी। और रोमा के मायके वाले, वो आशी के बाप की तरह कंगाल नहीं है, दिल खोल के दहेज देंगे, जैसे रोमा की शादी में दिया था। पाठक बाबू बहुत अच्छे वकील हैं। देवर जी जल्द से जल्द छूट जाएंगे। इसी बात का तो डर है मुझे। क्यों? ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर। इतने टाइम से अपने खड़ूस बाप को समझा रहा हूं कि दुर्गापुर की जमीन बेच, मुझे नया बिजनेस शुरू कर। पर इसमें से आधा हिस्सा तो देवर जी का है ना? देवर की नानी, इसी बात पे तो मैं मरा जा रहा हूं। दिशान तभी जेल में, यही वक्त है कि जमीन बेच के सारी दौलत हड़प ले। उस बुड्ढे का भी मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ ये केस और एक तरफ ये महिला गंठन। गंठन नहीं मिसेस बिलमोरिया, संगठन। पर हम किस किस से लड़े केडी? सब मैंने मैनेजर से बात कर ली, वो हमारा रूम टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करने को तैयार है। थैंक्स फॉर, लेकिन मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन सब ये टूटी हुई खिड़की, कांच बदल जाएगा, इरादा नहीं। अजय उठे ना, वो आम का पेड़ अपने आप हिल रहा था। लेकिन वहां तो कोई नहीं है। हे भगवान, वो राधा की शाकचुन्नी। हे बाप रे, दुर्गा बाबा।
बाबा, ये किसकी शाखा चूड़ी? चिता की आग की गंध आ रही है इसके अंदर से। तो यहां छिपी है तू। एक का तो शिकार कर लिया तूने, लेकिन अब और किसी को शिकार नहीं होने दूंगा मैं। निकाल के रहूंगा तुझे मैं यहां से, निकाल के रहूंगा तुझे मैं यहां से। तू मुझे क्या बताएगा गौगा? रोमा, ये यहाँ क्या कर रही है? रोमा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो कि तुम? चलो अंदर चलो। और रोमा, मैं राधा हूँ, शाकचुन्नी राधा। राधा की शाख चुनने का इस हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं। तू रोमा के अंदर क्या कर रही है दुष्ट? बदला लेने आई हो, बदला। जिसका अस्तित्व ही विवादित हो उसका लौट कर आके हत्या करना, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। अवश्य किसी मनुष्य का कार्य। उसी खामोशी का बदला मैं रोज आशिक के पूछने किया। और अब इसे भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे भी। बाबा, बाबा कुछ कीजिए, मैं और एक बहू नहीं खोना चाहती बाबा। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है जो मुझे रोकेगा? मैं जाऊंगी और इसे भी अपने साथ लेके जाऊंगी। चुन्नी को भगाने के लिए पेड़ को तो काटना ही पड़ेगा। तो काटे। अरे भाई रुको, ये अच्छे खासे हरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? देखता नहीं आम का पेड़ है, होगा बाबा ने कहा है साग चुन्नी को अगर गांव से भगाना है तो सारे आम के पेड़ों को काट दो। देखते क्या हो, चलो काटो। अरे हेलो केरी सर, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जल्दी से मलिकपुर पहुंचे। तो ये लोग पेड़ों को काट रहे हैं। आज के बाद तू कभी नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि मैं तेरे इस बसेरे को ही उजाड़ने जा रहा हूं। रुक जाओ। आपको पता नहीं इस स्वस्थ वृक्ष को काटना अपराध है कानूनन? वो होगा बाबा, उस चुड़ैल राधा की शाख चुन्नी, उसे भगाने के लिए ये पेड़ काट रहे पाठक साहब। ये शाख चुन्नी ब्रह्म मात्र है, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविकता में। अच्छा, पूछ इससे, मरते मरते बची है ये बताएगी कि शाख चुन्नी होती है या नहीं। क्या हुआ था आपके साथ? सर वो मैं रात को अचार पैक कर रही थी। आप ये कार्य अकेली कर रही थी या आपकी सास भी? नहीं नहीं सर, मेरी सासू माँ को सरसों के तेल से एलर्जी है,
तो वो इस काम से दूर ही रहती है। ये काम तो मैं अकेले ही कर रही थी। कौन है इतनी रात को? बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। वो शायद तो मैं अपने कमरे में थी। आप सब लोग यहाँ ऐसे, क्या हुआ है मुझे? अगर होश आया तो ये सब बता रहे कि राधा की शाकचुन्नी मेरे अंदर घुस गई थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपकी अदालत में पहले ही कह दिया था, वो शाकचुन्नी राधा अपना नया शिकार ढूंढ रही है। काल भैरव ने इस बार तो बचा लिया, लेकिन शाकचुन्नी राधा को मार देना आसान काम नहीं है। काटने तो मुझे इस पेड़ को। वो शाकचुन्नी राधा यहीं रहती है। कि मैं अदालत से ऑर्डर लेकर आया, जो भी यहाँ एक भी पेड़ काटेगा तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो आप लोग सोच लीजिए क्या करना है, पेड़ को छोड़ना है या गिरफ्तार होना है। रहने दीजिए भोगा बाबा, हमें नहीं जाना है जेल। सब आप इतनी जल्दी कोर्ट का ऑर्डर कैसे लेकर आ गए? कोर्ट का ऑर्डर नहीं, चिट्ठी मैंने खुद टाइप की थी। चल मानिकपुर पुलिस स्टेशन जाना। मेरा ठीक दादा ना रानी हमारा होगा। क्या बात है बोस साहब, मतलब कभी ताश कभी कैरम, आयकर भरने वाले लोगों के पैसों पर अच्छा ही चल रहा है आपका जीवन। अरे आइए आइए पाठक बाबू, इसे भाषण देने आ गए? नहीं, अब आपको कौन भाषण दे सकता है, मैं तो अपने काम के लिए आया। काशी के कक्ष से जो चुनरी पाई गई थी वो देखना है। अरे पाठक साहब, एक कमाल की बात हो, जब राधा की चिता जली थी तो हम भी उधर थे और हमने अपनी आंखों के सामने उस चुनरी को जलते हुए देखा था। और फिर वही चुनरी वापस, हमें लग रहा है कि निशांत निर्दोष है और काशी का गला उसी की शाख चुन्नी राधा ने दबाया। वो साहब आप अपनी बुद्धि को क्यों ढकेल रहे हैं, छोड़िए ना, मंगवाइए जरा चुनरी। इसमें क्या ढूंढ रहे हैं आप? इस समय तो मुझे यही जानना है कि ये चुनरी बनाई किसने। तो इस पर कोई दर्जी का लेबल नहीं लगा हुआ। आप ये बताइए बोस साहब मुझे कि यहाँ आसपास इस इलाके में कितने दर्जी की दुकान हो? अरे दुकानें कितनी भी, आप क्या करेंगे जान के? अरे यार राधा की चुनरी राधा जाने ना। ऐसा नहीं है बोस साहब, क्या है कि राधा पर जब डाकुओं ने हमला किया उसके 3 महीने पश्चात वो गांव लौटी और कहानी ये है कि गांव वालों ने उसे प्रेतनी समझकर उसे मारा पीटा, उसकी हत्या की और आप ही ने बोला था कि उसे जला दिया था चुनरी समेत। तो अगर चुनरी जल गई थी फिर ये चुनरी देखिए, इस पर कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नई जैसी। तो स्पष्ट है कि किसी ने बनाया है। और पार्टी ना बोंदा, केरी पाठक ने कहाँ फंसा दिया? मास्टर जी गौर से देखकर बताइए कि क्या इस चुनरी की सिलाई आपकी दुकान में हुई है? ना दादा, हमारे यहाँ चुनरी की सिलाई नहीं होती है, हमारे यहाँ जेंट्स का कापड़ ही बनता है। शुक्रिया। चलून सर। पापा फिर साइन कीजिएगा। ये भी।
क्या है ये? कुछ नहीं, ग्राम सभा की मेंबरशिप का फॉर्म है। लेकिन हमें तो उसका मेंबर नहीं बनना है। ठीक है, फिर मैं इसको नहीं जमा करूंगा। इधर लाओ। दुर्गापुर ब्लॉक के कागजात। नालायक, अपने बाप को धोखा देता है, गलती से साइन करवाता है। क्या हुआ? ऐसा दिन दिखाने से पहले भगवान ने हमें मार क्यों नहीं दिया? मास्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चुनरी किस दर्जी ने बनाई है। मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन इसकी सिलाई देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये काम किसने किया है। किसने? ये देखिए, एक टाँके और दूसरे टाँके के बीच में जो फासला है ना, ऐसा चालू छाप काम करने वाला पूरे मल्लिकपुर में एक ही दर्जी है, जिसका नाम है करीम खान कटोरा। ये चुनरी तुमने सी है? देखो, याद नहीं आ रहा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हम जाने हैं कि ये चुनरी का ऑर्डर दिया किसने। अब इतना जेहन में कौन याद रखता है? हमने तो कपड़ा सिया और बस। हमारा ना जबान सीधे गए, याद करो, नहीं तो पढ़ना नहीं याद रहते। अभी बताता हूँ सर, बताता हूँ। ये रहा साहब, 13 सितंबर को ऑर्डर हुआ था। अरे ऑर्डर दिया किसने था? आशी दत्ता। हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। आशी जी शाम में आई थी मेरी दुकान पर। भैया, मुझे एक चुनरी बनवानी है। नीचे राधा लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर छोटी सी बांसुरी। अरे, ऐसी चुनरी तो मैंने पहले भी बनाई, उस राधा के लिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल वैसी वाली। What rubbish, my lord! ये आदमी कुछ भी जबरदस्ती फेंके जा रहा है। My lord, this guy is cooking up a story. ये आप सोच कर बताइए, उसी आशी की बात कर रहे हैं आप? कुछ दिन पूर्व जिनकी मृत्यु हुई, उसी आशी की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ऑर्डर पे पता भी सुकुमार जी के घर का लिखा है। My lord, अब पता नहीं ये खिचड़ी पका रहा है यहाँ, इसकी मदद से पाठक साहब ये खिचड़ी पका रहे हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। क्यों पाठक साहब? ये आपके प्रश्न का सीधा सीधा निवारण है, परिवार से पूछते हैं। आप लोग बताइए सुकुमार जी, मैडम जी, पता होगा आपको, क्या आशी 13 सितंबर की शाम को घर पे थी, बाहर गई थी कहीं, क्या हुआ था? 13 सितंबर यानी शादी के 4 दिन बाद आशी घर से बाहर गई थी। विद्या, वो तो तेरे साथ ही गई थी ना? जज साहब, आशी ने मुझे बताया कि घर बैठे बैठे उसका मन नहीं लग रहा और इसीलिए शाम को मैं उसे गांव घुमाने ले गई। और ऐसे ही नहीं, रत्ना से पूछकर। वो बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी भी बताया कि आशी उनके दुकान पर अकेली गई। तो जब आप आशी को लेकर गई थी तो आशी दुकान पर अकेली कैसे चली गई? हाँ, वो थोड़ी देर घूमने के बाद आशी ने मुझसे कहा, मासी आप आगे चलिए, मैं बाजार होके आ रही हूँ। तो अकेले जाएगी बाजार? तेरी सासू माँ मुझे मार डालेगी। अरे कुछ नहीं बोलेगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर लौट आई जज साहब। अभी प्रश्न ये उठता है विद्या जी कि आशी को उस चुनरी के बारे में पता कैसे चला? जज साहब, मैंने उसे बताया। जब हम घूम रहे थे ना, तब आशी ने मुझसे पूछा, मासी उस दिन सासू माँ आपको ताने क्यों मार रही थी कि आपके घर कोई बहू नहीं आई? अरे आशी बेटा, जाने देना, अब ये सब सुनकर तू क्या करेगी, छोड़। मासी बताइए ना, आपको मेरी कसम है। अच्छा बाबा, बताती हूँ। और फिर मैंने उसे राधा की पूरी कहानी बताई। साथ साथ में चुनरी वाली बात भी बताई थी कि चुनरी पे राधा का नाम था, वो बांसुरी था, ये सारी बातें आपने बताई थी। हाँ, मैंने उसे बताया कि मैंने बड़ी स्नेह से अपने बहू के लिए चुनरी बनवाई और उस पे उसका नाम भी लिखवाया। लेकिन जज साहब, हमें अभिशाप मिला। योर ऑनर, मैं विद्या जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। विद योर परमिशन।
आइए। विद्या जी, मुझे आपकी भावनाओं की कदर है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर डीलिंग विद अ वेरी सेंसिटिव कोर्ट केस राइट। तो जज साहब, वो साख चुन्नी का जो मसला है, मेरा ख्याल है वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि ये चुनरी आशी ने खुद ही खरीदी थी। तो जब ये बात क्लियर हो जाती है कि ये चुनरी आशी ने खरीदी, तो एक और बात क्लियर हो जाती है कि इस हत्या के पीछे केवल एक व्यक्ति है, आपका क्लाइंट मिस्टर पाठक, दिशांत। दिशांत। जोग साहब, आप ऐसे ही आवश्यकता से अधिक उग्र हो रहे हैं। दिमाग ठंडा करिए और सोचिए कि आशी ने अंततः क्यों ये चुनरी बनवाना चाहा। अरे उसका मन किया होगा। यही तो प्रश्न है कि क्यों उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि वैसी चुनरी बनानी चाहिए, क्योंकि योर ऑनर, वो कहानी तो करोड़ों लोगों ने सुनी, पर किसी ने आज तक वैसी ही चुनरी बनाने का सोचा नहीं, तो फिर आशी ने ही क्यों? योर ऑनर, अपनी बात व्यक्त करने से पहले अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं सौम्य मित्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मित्रा साहब, आशी के स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में संभवतः आपसे अधिक और कोई नहीं जानता होगा। आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी उसके व्यवहार में आपने कुछ असामान्य अनुभव किया? मिस्टर पाठक, मित्रा साहब अदालत को पहले भी ये बता चुके हैं कि मायके में कभी भी आशी के साथ ऐसी भूत प्रेत जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। नहीं, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ जोग साहब, मैं घटनाओं की बात कर रहा हूँ। क्या आपको मित्रा साहब कभी कोई ऐसी घटना आशी के साथ घटी हो, या उसने कुछ कहा हो आपसे जो आपको एकदम अद्भुत लगा हो, विपरीत लगा हो, विचित्र लगा हो? एक बात है, आशी को बचपन से मैंने देखा। ये फ्रॉक तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं ना अपने बाबा से कहूंगी कि वो ना इस होली पे तुम्हारी जैसी फ्रॉक ले आए मेरे लिए। आशी बेटा, तुम किससे बात कर रही हो? पूछने पर बताती थी कि उसकी कोई सहेली है। उस अनदेखे से बात करते हुए मैंने उसे शादी से पहले भी देखा था, पर उसकी सहेली को कभी नहीं देखा। मित्रा साहब, ये बताइए, आशी की माताजी का निधन कब हुआ? आशी तो सिर्फ 1.5 साल की ही थी जब ही उसकी माँ टीबी की बीमारी से चल बसी। योर ऑनर, पहले मेरे मन में संदेह था, किंतु अब वो संदेह विश्वास में बदल गया है। किस बात का विश्वास हो गया? विश्वास इस बात का जोग साहब कि आशी की हत्या किसी ने नहीं की है योर ऑनर। आशी ने स्वयं की जान ली है, आत्महत्या, केस ऑफ सुसाइड। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ किस बिना पर कह रहे हैं? योर ऑनर, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में एक रोग का उल्लेख है, BDD, बॉडी डायस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसे बॉडी डायस्मॉर्फिया भी कहते हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूं। इजाजत। योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हो, इस रोग के चलते इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अधिक अकेलेपन, सूनेपन का आभास होता है। जैसा कि आशी के पिताजी ने हमें बताया, बहुत ही छोटी उम्र में आशी ने अपने माताजी को खो दिया। आशी के पिताजी दिन भर खेत में काम करते थे योर ऑनर, अपनी मजदूरी कमाने के चक्कर में। आशी के पास कोई नहीं था जिसे वो अपनी मन की बात बोल सके। इसी कारण आशी ने एक काल्पनिक सहेली बनाई, जैसा कि अक्सर BDD के रोगी करते हैं योर ऑनर। और समय के साथ साथ वो काल्पनिक बात, वो काल्पनिक मित्र, वो काल्पनिक सहेली वास्तविकता में बदल जाता है। कल्पना और वास्तविकता के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। रोगी उसी को सत्य मानने लगता है। योर ऑनर, विवाह के पश्चात जब आशी
मायके से अपने ससुराल आई, अन्य लोगों के बीच, परिवार के बाकी सदस्यों के बीच, तो एक नए जीवन में आशी ने कदम रखा है। और आशी की पुरानी सहेली, जो काल्पनिक सहेली थी, वो वहीं मायके में छूट गई है, जिसकी कमी आशी को महसूस होने लगी। और तभी विद्या जी ने आशी को राधा की कथा सुनाई, तो आशी को लगा कि क्यों ना राधा कोई नई सहेली बनानी चाहिए। इसी कारण यह बिल्कुल राधा जैसी चुनरी बनवाई आशी, ताकि वो राधा के साथ अपना संबंध जोड़ सके। योर ऑनर, जैसा कि हिंदुत्व में धारणा है कि मृत्यु के बाद लोग भूत प्रेत बन जाते हैं, संभव है कि आशी को इस बात का पता हो। और क्योंकि वो जानती थी कि राधा का देहांत हो चुका है, वो प्रेत इत्यादि बन गई होगी, और क्योंकि वो चाहती थी कि राधा उसकी सहेली बने, संभव है योर ऑनर, जैसे कि आम रूप से बॉडी डिस्मॉर्फिया के रोगियों में होता है, वो राधा जैसा व्यवहार करने लगी हो, भूत प्रेत जैसा व्यवहार करने लगी हो। राधा, तू मेरे पास क्यों नहीं आती? कि मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ। चल, तू मेरे पास नहीं आती तो मैं ही तेरे पास आ जाती हूँ। संभवतः यही दर्दनाक सत्य है आशी की मृत्यु का। ऑर्डर ऑर्डर। ये भी अभी यही लग रहा है, बेकार में मैंने आशी के पति और उसके ससुराल वालों पर शक किया। आपकी दलील से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ मिस्टर पाठक। और वो मिस्टीरियस लेडी जिसे दिशांत ने छत से कूदते हुए देखा था, और इसे तो कोई मानसिक रोग नहीं है, वो कौन थी? वो शाख चुनी राधा थी जज साहब। नादान मुंबईया वकील आशी की मौत को आत्महत्या साबित कर रहा है, जबकि उसकी हत्या हुई शाख चुनी राधा के हाथों। और इस बात का क्या सबूत है आपके पास? जज साहब, जब मैं हवन कर रहा था तो खुद शाख चुनी वहां प्रकट हुई थी। तुझे क्या लगा बाबा, तू उसे बचा लेगा? मैंने आशी को मार डाला। योर ऑनर, इनकी बातों में कितना सत्य है और कितनी मिथ्या, ये तो मुझे इस समय पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि एक शाख चुन्नी का विषय अभी भी मेरे लिए रहस्यपूर्ण है। योर ऑनर, आशी ने आत्महत्या की या फिर शाख चुन्नी से उसका गला घोटा गया, दोनों ही अवसर में मेरे मुवक्किल दिशांत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकार से निर्दोष प्रमाणित होते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत या हत्या का गवाह न होने के कारण दिशांत दत्ता को बरी किया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी आशी की मौत को अदालत अभी आत्महत्या का केस मानने से इनकार करती है। पुलिस को इस मामले में आगे सुराग मिलने पर इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मिस्टर पाठक, आप मुझे मेरे चैम्बर में आकर मिलिए। दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया मिस्टर पाठक कि मिस्टर जोग मेरे को एक सवाल पूछा, तो उसका आंसर आई थॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन लाइक यू कैन। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जोग साहब ने कहीं ये तो नहीं पूछा कि आपने कभी अपना राइट हैंड अपनी लेफ्ट पॉकेट में और लेफ्ट हैंड अपनी राइट पॉकेट में डाला है, हाथों को क्रॉस किए बिना? एग्जैक्टली। जोग साहब भी कैसे बच्चों की तरह बात करते हैं? ये तो सेकंड स्टैंडर्ड का प्रश्न है। इतना सरल उत्तर है। उत्तर ये है कि आपने दाहिना हाथ। पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ, केडी पाठक वापस जाओ, वापस। अरे शांत हो जाइए, बोलिए क्या शिकायत है आपको? दिशांत को छुड़वाकर आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है आशी के साथ। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देख क्या रहे हो, इसका भी वही हाल करो जो उस वकील का किया था। आ जाओ। हाय 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 जेल का खाना खा के कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। तू घबरा मत, अब तेरी बीवी के हाथ का खाना खाएगा ना तो तू मोटा हो जाएगा। बीवी? हाँ,
अरे अपनी रोमा, उसकी छोटी बहन है ना साधना, उसके साथ हमने तेरी शादी तय कर दी है। माँ प्लीज, एक तो आशी की डेथ के बाद मैं शादी के मूड में बिल्कुल नहीं, और दूसरा अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ करिश्मा से। वो पंजाबन? अरे साधना हमारी जात की है, और साथ में इतना दहेज भी। माँ प्लीज, ये सब बातें मेरे सामने मत करो, और अगर आप सबको पैसों में तोलना चाहती हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, करिश्मा अपने करोड़पति माँ बाप की इकलौती बेटी है। दहेज के नाम पे चाहे वो कुछ ना दे, और देना भी नहीं चाहिए, कल को वो सारी संपत्ति किसकी होगी। एनीवेज, मुझे इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अरे वरुण, क्या हाल है भाई? ऑल गुड। तुम लोग मुंबई वापस कब जा रहे हो? कल 9:30 बजे की फ्लाइट। 9:30? मैं भी उसी से जा रहा हूँ, फ्लाइट जेट। जी। अरे तो एक काम करते हैं ना, एयरपोर्ट साथ ही चलते हैं। नहीं, हाँ, आई मीन हमारे साथ केडी पाठक सर और मिस्टर बिलमोरे भी होंगे। अरे दोस्त, जगह दिल में होनी चाहिए, गाड़ी में अपने आप बन जाती है। गाड़ी में इकट्ठे जाएंगे तो जरा टैक्सी का भाड़ा भी कम पड़ेगा। ठीक है, चल, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। बाय। टैक्सी का भाड़ा भी बचेगा। ये क्या तुम पल पल अपना फैसला बदलती रहती हो? मैंने कह दिया ना कि एक पंजाबी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अजी आजकल जात पात के बारे में कौन सोचता है? और ये भी तो सोचिए ना कि अपना बेटा दिशान जितना करिश्मा के साथ खुश रहेगा, उतना उस साधना के साथ नहीं। और मुझे ये नहीं पता था कि करिश्मा अपने बाप की इकलौती बेटी है, उनकी करोड़ों की संपत्ति की होने वाली मालकिन। ओह, तो ये असली बात है। और इसीलिए तुम रोमा की बहन की शादी अपने बेटे के साथ कैंसिल करवाना चाहती हो। मैं तो सोच रही हूँ कि रोमा के पिता को आज ही फोन करके ना बोल दूंगी। शादी को भी तुमने व्यापार बना रखा है। जो तुम्हारे जी में आए वो करो। इतनी रात का एक कमरे के बाहर से आवाज कैसी? एक्सक्यूज मी, तो जोग अपने कमरे में? सर मिस्टर जोग अपने कमरे में नहीं है। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट सर्व करने गया तो किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला, और जब मास्टर किसी डोर ओपन किया तो देखा अंदर कोई नहीं था। और उनका सामान? हाँ सर, सामान वहीं पर था, और उन्होंने होटल का बिल भी नहीं भरा। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। थैंक यू। कौन? स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, अब यही बात तेरे को अदालत में बोलना, बुझली? जी सर। अरे बोस साहब, जोग साहब का कुछ पता चला? आइए पाठक बाबू, प्रोसिक्यूटर का नहीं, आप अपनी चिंता करिए। करीम ने अभी भी कन्फेस कर दिया कि कोर्ट में उसने जो भी बोला था सब गलत था। और इस चुनने का ऑर्डर आशी ने नहीं, आपके क्लाइंट निशात ने दिया था।
यानी दिशांत फिर से अंदर। हेलो, हाँ बंकिम, हाँ কি বলছিস রে বাবু? जो लठानिया मोड़ पे बेहोश पड़ा है? संभाल के लाइए। क्या हुआ जोग साहब, किसने किया आपके यहाँ? अस्पताल ले जाइए भाई, जल्दी संभाल। साहब, पिछली अदालत में मैंने झूठ बोला था। सच तो ये है कि वो चुनरी मुझे आशीष जी ने बनाने को नहीं, दिशांत जी ने बनाने को कहा था। दिशांत जी ने मुझे पैसे का लालच देकर ये पकड़ 20,000 रुपए। और सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये काम करने को मैंने तुझसे कहा। तो ऑर्डर देने वाले में किसका नाम लिखूं? आशिका लिख दे, मेरी बीवी। किसी को तो ऊपर पहुंचाना है। सर ये झूठ बोला है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। माय लॉर्ड, झूठ करीम नहीं, झूठ बोल रहा है दिशांत। सबूत के तौर पर ये रहे वो 20,000 रुपए जो दिशांत ने करीम को दिए। हाँ साहब, यही पैसे थे, मैंने संभाल कर रखे, खर्च नहीं किए। तो सोचने वाली बात तो ये है करीम भाई कि आपने स्वयं माना कि पिछली सुनवाई में आपने अदालत में झूठ बोला था। हमें कैसे पता कि अब जो आप बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है? चलिए जो भी, अचानक आपका ये हृदय परिवर्तन हो गया, क्या कारण है इसके पीछे? साहब, वो मेरे सपने में आई थी। कौन? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा? नहीं साहब, वो राधा की साख चुन्नी। कहा कि वापस अदालत जाकर सच नहीं बोला तुमको मेरी बीवी को उठा लेगी। योर ऑनर, इसी से पता लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। राधा की शाख चुन्नी भला इनके सपने में क्यों आई? चलिए बताइए बताइए, सच क्या है? किसने पैसे दिए आपको? मैंने बताया ना, दिशांत जी। दिशांत ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता मिस्टर पाठक? परिस्थिति को समझिए जोग साहब। दिशांत तो पिछली अदालत में बरी हो गया था और फिर आपको वो दिखाई दी शाख चुन्नी, या शाख चुन्नी के भेष में कोई। अब ये सोचिए कि शाख चुन्नी के भेष में कोई महिला आपको भयभीत करने क्यों आई? वो इसलिए योर ऑनर, क्योंकि ये शाख चुन्नी की धारणा जो है, इससे व्यक्ति के अंदर भय पैदा होता है और इस भय के कारण सबसे अधिक लाभ जिसका होता है वो है भोगा बाबा। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? जानकारी के अनुसार ये शाख चुन्नी के भय से गांव वालों ने जितने आम के पेड़ काटे वो सब आपको दक्षिणा में दे दिए और आपने आसनसोल की उस फर्नीचर कंपनी को वो सारा बेच दिया माल, बहुत सारा धन कमाया। केवल इतना ही नहीं, नव्य नवेली दुल्हन को जो आप शाख चुन्नी के प्रकोप से बचाते हैं, का भी तो धन प्राप्त होता है आपको अच्छा खासा। अगर ये स्रोत बंद हो जाए तो कहां से आएगा आपका धन? मिस्टर पाठक, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ केस असली और नकली शाख चुन्नी का नहीं बल्कि आशी के कत्ल का चल रहा है। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि तांत्रिक भोगा बाबा ने आशी की हत्या की है? योर ऑनर, इस केस की आगे पुष्टि करने के लिए मैं दिशांत के बड़े भाई निशांत को कटघरे बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। निशांत, जानकारी के अनुसार जो दुर्गापुर वाली जमीन है आपके पिताजी की, उनके कागजात पर आप जबरदस्ती आपके पिताजी से हस्ताक्षर लेने का प्रयास कर रहे थे, ठीक कह रहा हूं मैं? पर ये सवाल आप मुझसे यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके भाई साहब पर हत्या का आरोप लगाया है। समय आ गया इस बात को सार्वजनिक करने का।
वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि आशी की हत्या का पहला संदेह दिशांत पर गया। अब सोचने वाली बात कि दिशांत को दंड होने से सबसे अधिक लाभ किसका होता? दिशांत का। जब पूरी धन संपत्ति, पूरी जायदाद इनके नाम हो जाती जो ये बेचना चाह रहे, और छल से इन्होंने उस जमीन के कागजात पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर भी ले लिए। किंतु योर ऑनर उसी समय दिशांत बरी हो, तो इन्होंने एक और ही योजना बनाई। जा करके करीम को ये रुपए दिए अपने भाई को फंसाने के। और ऑनर मैंने करीम को कोई पैसे नहीं दिए और ना ही आशी के मर्डर में मेरा कोई हाथ है। योर ऑनर अचानक मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि सुनवाई को यहीं स्थगित करके अगली तारीख दी जाए। कमाल है योर ऑनर, केस बिगड़ रहा है तो पाठक साहब की तबीयत भी खराब हुई। एनीवेज, ऑलराइट मिस्टर पाठक, हम केस की बाकी की कार्रवाई कल करेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मैं समझा नहीं साहब, मैं झूठ। हाँ, मैं जान गया हूं कि तुझे पैसे किसने दिए और क्यों दिए थे। अब उसकी आधी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी करीम। सही साहब। एशॉन, केडी पाठक है, केडी पाठक। एक बार मुजरिम तक पहुंच गया ना, अंदर करके ही मानता है। ठीक बोला ना पाठक बाबू? गलती हो गई साहब, मुझे जेल मत भेजो साहब। ठीक है, तो फिर तुम्हें वैसा करना पड़ेगा जैसे मैं कहूँगा। जी साहब। यहाँ कैसे? वो रत्ना माँ जी के कपड़े सिए थे, वो देने आया था। मैं घर के पीछे खड़ा हूँ, आप आ जाओ। मुझको और पैसा चाहिए। 20,000 जो तुमने दिया था वो मैंने पुलिस को दे दिया, अब 30,000 और चाहिए। हाँ तो दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। और ये रात को यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे साख चुन्नी ने भेजा। मेरी कहानी मुझे ही सुनाओगे? कोई शाकचुन्नी वाकचुन्नी नहीं है, तो कोई है तो सिर्फ मैं, समझे? सही कहा तुमने, अगर शाख चुन्नी है तो वो तुम ही हो रोमा। रोमा जी, बहुत कठिन हुआ होगा आपके लिए जब आशी आपकी देवरानी बनकर आपके घर आई। कठिन क्यों? वो तो हमारे लिए हमारी छोटी बहन जैसी थी। यही तो कष्ट है रोमा जी, कि आशी आपकी बहन जैसी थी, आपकी छोटी बहन थी नहीं। योर ऑनर, इन नोटों में से अचार की बू आ रही और इन पर सरसों का तेल भी लगा हुआ है। क्यों? इनकी सास रत्ना भी तो। इन्हें तो सरसों के तेल से एलर्जी। सरसों का तेल तो आप लगाती हैं रोमा, और बाकी का कार्य
मेरे लिए करीम साहब ने ही कर दिया। और ये अपनी देवरानी का कत्ल क्यों करेंगे? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि रोमा जी नहीं चाहती थी कि आशी इनकी देवरानी बनकर घर में आए। योर ऑनर, जो ये चाह रही थी वैसा हो नहीं रहा था, तो साधना को लाने की इनका आशी को रास्ते से हटाना आवश्यक था, जो आपने किया। मुझे आशी की जहनी हालत के बारे में पहले से ही पता था और इसलिए मैंने उसे बढ़ावा दिया। मैं हर रोज उसके दूध में जड़ी बूटी मिलाती थी जिससे वो पागलों जैसी हरकतें करे और उसकी हालत और खराब हो। ये अजीब अजीब हरकतें देख के सब लोगों को लगा कि वो पागल हो गई है और उसमें भूत आ गया है। वो खुद ही मानने लग गई वो राधा बन चुकी है। हाँ, और ये राधा का खेल खेलने के बाद में जब सब लोगों को आशी के व्यवहार से चिंता होने लगी, तब आपने अपने हुक्म का इक्का फेंका, राधा की चुनरी से उसका गला घोटा। तो क्या फर्क पड़ता है हाँ? कि आशिक खून उस शाक चुन्नी ने किया या उसने आत्महत्या की? वैसे भी उस लड़की में इस दिशांत को तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, कभी कोई रुचि नहीं थी, उसका मरना ही सही था। तो योर ऑनर, इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। रोमा ने अपनी देवरानी आशी की हत्या तो की, किंतु ये चाहती थी कि इनकी बहन, छोटी बहन साधना का ब्याह दिशांत से हो, तो ये नहीं चाहती कि इस आरोप दिशांत को दंड हो। माँ जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी छोटी बहन साधना की शादी इस दिशांत से करेंगी। माँ जी, वो मेरी छोटी बहन है ना साधना, तो मुझसे अच्छे पैर दबाती है और आप ही ने तो कहा है कि वो अब आपकी छोटी। मैंने जो कुछ भी कहा था ना वो सब भूल जा। अब दिशांत की शादी आशी से तय होगी। पर उन्होंने अपना वचन एक बार नहीं बल्कि दो बार तोड़ा। मैं तो सोच रही हूँ कि रोमा के पिता को आज ही फोन करके ना बोल दूंगी। माँ जी ने फिर से साधना मतलब मेरी छोटी बहन के साथ इस दिशांत का रिश्ता तोड़ दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं उसे फिर से फंसाऊंगी। और मैंने करीम को पैसे दिए कि गवाही बदलने के लिए, ताकि दिशांत फंसे। मेरा मकसद कामयाब हो। एक मिनट माय लॉर्ड, मुझे भी कुछ पूछना है। वो जो शाख सुनी मुझे मिली थी वो क्या थी? उत्तर दीजिए जोग साहब के प्रश्न का। मैं बस आपको डरा के रोकना चाहती थी ताकि ये केस आगे बढ़े, ताकि इस दिशा को सजा हो। डिफेंस क्वेश्चन। अदालत दिशांत दत्ता को बाइज्जत बरी करती है और टेलर करीम और रोमा दत्ता को तुरंत हिरासत में लिए जाने का आदेश देती है। इनका फैसला अगली अदालत करेगी। केस इज क्लोज। अरे आप कहाँ चले? क्यों? अरे आपने वो पहली पूछी थी ना, कौन सी? वो राइट हैंड लेफ्ट पॉकेट में और लेफ्ट हैंड राइट पॉकेट में हाथों को क्रॉस किए बिना। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आपने पूछा क्यों था? अब जोग साहब क्या है कि जब कोई नन्हा बालक आपको इरिटेट करे तो उसे ऐसी उलझन में व्यस्त कर देना चाहिए जिससे वो बाहर निकल ना पाए और आप अपना कार्य कर सके। प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।